रिवीजन स्टार्ट करें इस चैप्टर की मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की और कब हम क्लासेस अटेंड करना शुरू करें। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है प्यारे बच्चों और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास एंड आई ऑलवेज से कि माय क्लास इज easiest and finest class of the physics, ठीक है, and we always try to resolve the problem or resolve the concept derivation in such a easiest manner that you can start love with physics। ये मेरे डायलॉग्स होते हैं भाई, मैंने भी रटे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो देखिए इन्हीं डायलॉग्स के साथ मैं हर रोज अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज भी मैं इन्हीं डायलॉग्स के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं एंड दैट क्लास इज फॉर रिवीजन ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे हम बात करने वाले हैं। मार्कर उठा लेते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से वो बातें होनी है सारी की सारी। तो भाई हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले आया मेरे पास वर्ड मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, चार्ज जब मोशन में होता है तो क्या कंस्टिट्यूट करता है? ऑफ कोर्स सभी को पता है, करंट कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। करंट जब वो बनाता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज उसके साथ जुड़ जाते हैं। देखो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं ज्यादा उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, कि एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या बताया कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। दैट इज लेट अस कंसीडर दिस करंट इज आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर उसके नजदीक हम मैग्नेटिक कंपास रखें तो उस कंपास में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। ऐसे ये कंपास है आपके पास, मैग्नेटिक कंपास, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग ये था कि देखो भाई मैग्नेटिक, ये जो नीडल है, मैग्नेटिक कंपास है आपके पास, कंपास को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मेरे को, है ना। लेकिन अब मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इसके पास रखा तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे सोचूं? मैं अब इसको ऐसे सोचता हूं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसका अपना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण इसमें क्या होती है? डिफ्लेक्शन होती है। यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को एक तो सिंपल भाषा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की एक सिंपल भाषा क्या है? स्पेस अराउंड ए मैग्नेट अराउंड विच, ठीक है, वी कैन एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सप्लेन किया? स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो यहां पे भी तो वही बात होगी ना भाई, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which magnetic forces can be experienced, but मैग्नेट से काम नहीं चलता ना, मैग्नेट से काम नहीं चलता। अब हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर in which magnetic interaction can be experienced, है ना। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो मैग्नेट के कारण ही नहीं बन रहा, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भी बन रहा है। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्टैटिक चार्जेस का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। स्टैटिक चार्जेस का केवल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छी बात है, ये नोट कर लिया करो ऐसी ऐसी बातें कि स्टैटिक चार्जेस का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बट जो चार्ज मोशन में है उनका इलेक्ट्रिक भी होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा बिल्कुल होगा। और स्टेट बाबा थे, उन्होंने हमें बताया था कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अपना क्या होता है? उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने कैसे निकाली थी भाई? हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने के दो तरीके हैं। एक तो है जी मैग्नेट, सीधी आपने एक मैग्नेट ले ली और मैग्नेट लेके आपने कह दिया जी इसका तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हमने भी मान लिया आपकी बात, क्योंकि आप सही बात कर रहे हो, लॉजिकल बात कर रहे हो, ठीक है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ना, ये हमने ऑब्जर्व किया ऐसा,
तो ऑब्जर्वेशन कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकता है। करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे ये भी देखी भाई कि यहाँ जो डायरेक्शन थी ना करंट की, अगर मैं उसको रिवर्स कर देता ना तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाती। इसका एक रूल आया हमारे पास, दैट रूल इज स्नो रूल, एक्चुअली स्नो रूल, SNOW, स्नो रूल। स्नो रूल को आप याद रख लीजिए, आपके पास डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन का काम झंझट खत्म, ठीक है। स्नो रूल में क्या कहता है, इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इफ करंट इज फ्लोइंग, यानी कि करंट का फ्लो हो रहा है भाई फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन दे रखी है साउथ टू नॉर्थ। अब नॉर्थ से स्टार्ट हो जाइए, देन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट या कंपास का ले लो कोई बात नहीं, सॉरी, देन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट ही ले रहा हूं मैं, मेरे को ये सबसे अच्छी लगती है इस कॉन्सेप्ट में, बार मैग्नेट ही मैं ज्यादातर लेके काम करूंगा यहां पे। तो नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, है ना जी। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं, यानी कि साउथ टू नॉर्थ की बजाय नॉर्थ टू साउथ करते हैं, तो इसकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी ईस्ट में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में उसकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब देखो भाई, बच्चा पढ़ी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ के आए ताजा, और आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज था, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी ले सकते हो आप, तो इसकी यूनिट आपने लिखी न्यूटन पर कूलम, है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल, वैसे फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, इसकी न्यूटन पर कूलम की जगह एम्पियर मीटर आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, दिस इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। याद रखने का तरीका है भाई, ठीक है, इजी एक शॉर्टकट सा बता दिया मैंने आपको याद रखने का तरीका। एंड मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट का क्या नाम होता है, टेस्ला, दिस इज इक्वल टू टेस्ला, और यही किसके इक्वल होती है भाई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये क्या पढ़ना आ गया भाई, वेबर फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर होता है यार, नहीं मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स हाँ पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब वेबर कहां से आया, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने क्या लिखा कि phi e, दैट इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ए डॉट प्रोडक्ट था। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगा, phi b इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, दैट इज वेरी फेमस यूनिट, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो इसको हम फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हैं, और उसको बोलने में कोई गलत बात नहीं है, आप सही बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, आप मेरी बात सुनो, हमने एक स्नो रूल यहां पे कर लिया, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला हमने देख लिया। डायमेंशनल फार्मूला तो आप ही बनाओगे, मैं नहीं बना रहा यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब बात क्या है भाई कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए आपको मैं एक कंडक्टर लेके आता हूं, मान लो ये वायर है यार, चाहे इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग भी क्यों ना लगी है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये वायर है जी आपके पास और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, देन यू हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल। देखो भाई, इस चैप्टर में ना रूल, जो डायरेक्शंस के रूल है ना, वो बड़ी आपको दुखी कर सकते हैं, करेंगे नहीं, अगर आप समझ रहे हो तो बात को सही से समझ जाओगे, फिर आपको दुखी नहीं करेंगे, आपको दुखी तभी करेंगे जब आप समझने की कोशिश ना करोगे, ठीक है। मान लो ये कंडक्टर है, करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में थंब ले जाओ, राइट हैंड थंब ले जाओ। अब उंगलियां किस तरफ मुड़ रही हैं आपकी, कई बच्चे कहते हैं सर जी लो उंगलियां इधर मोड़ देता हूं,
यूं थोड़ी मोड़नी है, खुद से कहां मुड़ रही है उंगलियां, ऐसे। ये जहां पे रोटेशन हो रही है ना उंगलियों की, दैट रोटेशन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कि if thumb points in the direction of current, then curl of finger will point along the direction of magnetic field, and magnetic field will exist in the form of concentric circles, ठीक है। as the radii will increase, the strength of magnetic field will decrease, of course decrease करेगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, एक बात आप हमेशा याद रखिए, भाई हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, जैसे मान लो मैंने ये कंडक्टर उठा लिया, सुनना ध्यान से सुनना, ये बात अच्छी बात है। देखो बच्चों, अगर आप इस कंडक्टर के साथ डील करते हैं, मान लो इसके अंदर से चल रहे हैं और सरफेस की तरफ आ रहे हैं, तब हमेशा इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो बढ़ता है। इसके अंदर हैं आप और इसके सरफेस पे आ रहे हैं आप इस कंडक्टर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बढ़ते हैं सरफेस तक। सरफेस पे आ गए, अब सरफेस से आप बाहर जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज होंगे। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब इसका लॉजिक क्या होता है, इस बात का क्या लॉजिक होता है, भाई हम अंदर बैठे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं, तो सरफेस पे क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। क्यों होती है ऐसी बात, क्योंकि इनसाइड ए कंडक्टर कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, चार्ज एग्जिस्ट ही सारा का सारा सरफेस पे करता है। सही बात है कि नहीं है, कि इनसाइड उसके कोई चार्ज नहीं होता, इनसाइड ए कंडक्टर नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ये चीजें भी नोट कर लिया करो, चाहे आप, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता होता हूं मैं, ठीक है, कि नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो चार्ज कहां होता है भाई, उसके सरफेस पे बैठा होता है। तो आप अंदर से सरफेस की तरफ जा रहे हो, ऑफ कोर्स बढ़ता ही जाएगा, लेकिन हाँ सरफेस पे ही बैठा है वो बाहर हवा में कोई पिकनिक मनाने नहीं गया हुआ, तो हवा में थोड़ी घूम रहा है, सरफेस पे बैठा है। अब आप सरफेस से निकल के बाहर जा रहे हो, उससे दूर जा रहे हो, तो भाई फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना जी। फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब मैंने आपको बातों ही बातों में एक कॉन्सेप्ट और भी बता दिया, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज राइट हैंड थंब रूल। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ने आपको क्या बताया कि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर विल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर ऐसे नोट तो नहीं कर पा रहे, देन यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। आप ये लेक्चर जैसे कंप्लीट हो, उसके हाफ एन आवर के बाद आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, जगत सर फिजिक्स सर्च करिए। सर्च करते ही आप सबसे पहला नाम मेरा ही होगा, पूरे इंडिया में और कोई जगत सर है ही नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले नाम मेरा ही आएगा, जगत सर फिजिक्स, ठीक है। तो आप वहां चले जाइए, आपको लेटेस्ट जो वीडियो मिलेगी वो आपकी यही वीडियो आपको वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी अपनी बातों पे। अब करंट कैरिंग कंडक्टर का हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैग्नेट ले लो या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो। मैग्नेट वाला तो ठीक है, सीधी सी बात है, अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर लेके काम करूं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कौन निकाल के देगा। दो थे महानुभाव, दो साइंटिस्ट थे, बायोट एंड सेवर्ट, है ना। बायोट टी आता है उसमें, वैसे टी साइलेंट होता है, लेकिन हम आई स्पेशली बिलोंग्स टू हरियाणा ना, तो हम किसी चीज को छोड़ते नहीं है। अब टी आया ना तो हम बोलते हैं उसको, तो बायोट, वैसे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसकी होती है बायोट, टी साइलेंट होता है उसका, है ना, लेकिन हम नहीं छोड़ते भाई, ठीक है। तो हमारे पास है बायो और सेवर्ट का लॉ, जिसे हम बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बता देगा आपको कि ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर देता हूं, इससे हम डायरेक्शन भी निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स तो इससे नहीं बन पाएंगे, यूनिट तो F = q/v sin थीटा से हम बनाएंगे, ठीक है, और इससे हम डायरेक्शन निकाल देंगे। अच्छा, इसमें हम परमेबिलिटी को एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें हम वेक्टर क्वांटिटी की एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ये सारी बातें हम कर लेंगे। चलो ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वी हैव द कांसेप्ट बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ सबसे बड़ी बात ये कहता है कि अगर मेरे को किसी ने पूरा कंडक्टर दे दिया,
भाई पूरा एक स्ट्रेट कंडक्टर है या कोई बेंडिंग कंडक्टर है या कैसा भी कंडक्टर है, कहता है मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकता। तो ये क्या कहता है, कहता है कि मैं छोटे से एलिमेंटल करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। हमने कहा स्टार्टिंग में ठीक है भाई, भागते चोर की लंगोटी सही होती है ना, कहावत होती है हिंदी में, आपको पता नहीं होगा शायद, ठीक है। तो चलो हम उस पर बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक कंडक्टर लिया, ऐसे एक कंडक्टर लिया, लेट अस कंसीडर दिस बी द कंडक्टर XY I have considered and a current I is flowing through the conductor। देखो भाई बच्चों वाली बातें मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, जिसमें आप लोगों के डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ना हो। देखो अब उन्होंने क्या किया, इसमें से कट मार के एक छोटा सा कंडक्टर बाहर निकाल लिया। ये देखिए, ये है आपके पास एक एलिमेंटल करंट ये है लेंथ एलिमेंट, ठीक है जी, जिसकी लेंथ है dl, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसको हम बोलते हैं आइडियल स्मॉल करंट एलिमेंट। और इस करंट एलिमेंट के मिड पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट P पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जी। और ये यहां से O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज R एंड दिस R मेक्स एन एंगल थीटा विद dl, ठीक है, दिस R मेक्स एन एंगल थीटा विद dl। ओके स्टूडेंट्स, ओके जी। नाउ बायोट सेवर्ट ने क्या कहा कि इस स्मॉल एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज dB, ये है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। तो dB इज इक्वल टू, उन्होंने भाई वैल्यू दे दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, कहानी सुनो, sin थीटा क्यों लिया, ठीक है, sin थीटा क्यों लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, सारी बातें बताऊंगा, पहले सुनो sin थीटा क्यों लिया। देखो भाई इस कंडक्टर के ऊपर, इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, हमेशा याद रखना। करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर है ना, उसके जस्ट उसके सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है हमेशा। तो ये 0 कब आ सकता है, जब थीटा 0, अब थीटा 0 हो, अगर मैंने साइन लिया तब तो ठीक है, साइन 0 हो गया, अगर मैं कोस ले लेता तो थीटा की वैल्यू 0 रखते ही मेरे पास क्या आ जाती, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती। और वो कहता कि यहां पे ना कोस थीटा होता ना, और dB इज इक्वल टू कोस आइडियल कोस थीटा होता, और थीटा में 0 लेते ही कहता कि मैक्सिमम है आपकी वैल्यू, और मैं कहता कि उसके कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही नहीं, और तुम कह रहे हो मैक्सिमम है, हाउ इट इज पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, तो ना पॉसिबल है ना भाई, तो एंगल ले लो sin थीटा, वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने इसलिए ले लिया जी sin थीटा, ओके। अब देखो बात आगे बढ़ाते हैं अपनी बात, यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या चीज है। सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को देखो कि क्या चीज है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका मैग्नेटिक कांस्टेंट है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ के आए थे क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट वाज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता था, परमिटिविटी थी यहाँ पे, ये परमेबिलिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी जी 10 रेज़ टू पावर -7 dB। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, r स्क्वायर जाएगा तो मीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाय करंट का क्या होता है, एंपियर, dl लेंथ है तो मीटर, तो ये इसकी क्या बनी यूनिट, सही एग्जैक्ट 10 रेज़ टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एंपियर, दिस इज द यूनिट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट बन गई जी। हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक कांस्टेंट लिखा, यानी कि म्यू नॉट क्या है यहां पे, म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी एग्जैक्ट इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी फिर 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, ये इसकी वैल्यू होगी। और ये परमेबिलिटी जो है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड,
डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। और एप्सिलॉन नोट किस पे डिपेंड करता है? दैट्स द परमिटिविटी, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों के दोनों क्या कहीं पे इकट्ठा होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और स्पीड ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? c = 1/√of mu नॉट into एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लेना बच्चों, इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही आएगी। यानी कि ये दोनों के दोनों जो कांस्टेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो हमारे कॉन्सेप्ट में फिट बैठते हैं। ठीक है भाई, फिट क्यों बैठते हैं? क्योंकि c = 1/√mu नॉट एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले में धर के देख लो। अब आप चैप्टर यूनिट 5th में आए नहीं हो, जब आप यूनिट 5th में आओगे तो सबसे पहला नाम ही यही होगा। ठीक है, तो उसको तो हम देख लेंगे बाद में, पहले हम इसकी बात करते हैं। mu नॉट अपॉन 4 की मैंने बात कर दी, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने निकाल दी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर mu नॉट अपॉन 4 अब बात आई कि जी ये जो थीटा एंगल है ये किस किस के बीच का है? तो मैंने कहा कि ये dl और r के बीच का है, क्योंकि करंट की तो डायरेक्शन नहीं होती ना, करंट फ्लो तो कर रहा है। वो दोनों के दोनों बड़े चालाक आदमी थे, पायोट और सेवर्ट, है ना। करंट फ्लो कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट करंट की डायरेक्शन नहीं होती। पता है क्यों? करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। आपको तो पता ही होगा इस चीज का, 11th में मैंने बड़ी बताई थी ये बातें ऐसी ऐसी। ठीक है, current is a scalar quantity as it does not obey the vector laws of addition। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ये ओबे नहीं करता, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने अब वेक्टर किसको लिया? लेंथ को। गॉट इट? लेंथ को मैंने वेक्टर लिया है, और थीटा जो एंगल है वो dl और r के बीच का है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो dl ही है, I dl sin थीटा कैसे लिखूं? पजल हो गया मैं इसको देख के मैं लिख रहा हूं कि I वेक्टर क्रॉस dl। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नेवर, नो, नहीं लिख सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, मैं कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही सकता हूं। बिल्कुल, अभी कर देते हैं इसका थोड़ा बहुत जुगाड़ कर देते हैं। r से मल्टीप्लाई कर दो, r से ही क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कर दिया? तो आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 ये तो बेचारा कांस्टेंट है, इसको तो बचा के रखो। I dl और इंटू r इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय r की क्यूब। यानी कि अब आपका dv बनने जा रहा है क्या? इसको पहना दिया हमने, ऊपर लगा दिया इसका एरो। dv को हम क्या लगाने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी कैसी? साइन थीटा है, तो क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा या डॉट प्रोडक्ट आएगा? 100% श्योर है कि क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा। तो dl वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट r वेक्टर के साथ डिवाइड बाय r की क्यूब। अब देखो भाई, डायरेक्शन का बड़ा पंगा है, डायरेक्शन को बड़ी ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस बात को। ठीक है, डायरेक्शन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे काम करोगे? देखो, इसमें एक बात तो आपकी सीधी सीधी क्लियर बात है, वो तो dl और r की क्रॉस प्रोडक्ट है। जहां क्रॉस प्रोडक्ट आती है ना, आपकी रटी रटाई बातें हैं कि डायरेक्शन ऑफ dp is perpendicular to plane containing dl and r। ठीक है, मेरे पास कोई स्क्रू पड़ा है, क्योंकि स्क्रू की जरूरत पड़ेगी मेरे को, देखता हूं। हाँ पड़ा है, ये ऐसा ही है भाई, टेढ़ा मेढ़ा सा स्क्रू है। देखता हूं कोई सीधा है क्या, नहीं है, चलो कोई बात। अब देखो भाई, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना है ना। देखो, अब आपको इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए एक बात तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट देख के ही लिख दी कि डायरेक्शन ऑफ dv इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ dv इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing dl वेक्टर एंड r वेक्टर। ओके गाइस, एक बात तो ये, अब डायरेक्शन होगी कौन सी बता दो ना, क्यों इतना वेट करा रहे हो बच्चों को? चलो नहीं कराता वेट, ठीक है। तो अब देखो भाई, dl आगे है, r पीछे, आपका करंट कहां फ्लो कर रहा है? यहां, ठीक है। तो dl और r, ठीक है ना, तो dl की रोटेशन कहां पे हुई? जहां ना dl पे ये पेच रख लो, ये स्क्रू रख लो dl पे, ये स्क्रू दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ, ये स्क्रू रख लो। अब dl कहां है? इधर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इधर है, और r किधर है? इधर, इधर बैठा है r। तो इसको ना ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे
ऐसे घुमाओ। देखो अब इस पेज को डीएल उधर है ऐसे और आर इधर है, तो इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ये कहां जा रहा है? अंदर को जा रहा है ना, अंदर को जा रहा है, अंदर को जा रहा है। यानी कि यहां पे स्क्रू रूल की हेल्प से हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल अंदर की तरफ अगर जाए तो क्या दिख रहा है आपको? अगर ये अंदर की तरफ जाएगा तो क्या दिख रहा है? क्रॉस। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है जी। एक तो बात ये आ गई स्क्रू की हेल्प से। अगर आप स्क्रू की हेल्प ना लेते फिर भी आप डायरेक्शन बता सकते थे। कैसे? थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो अब करंट कहां आ रही है? यहां अंदर की तरफ आ रही है ना, अंदर की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनवर्ड्स है। और इधर कहां आ रही है? बाहर की तरफ। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां है? आउटवर्ड। देखो बच्चों, इनवर्ड को आप दिखाओगे क्रॉस से, इनवर्ड्स ये डायरेक्शन को बताएगा, क्रॉस का मतलब है ये अंदर की तरफ जा रहा है। और आउटवर्ड जो आपके सामने आएगा, देखो आपके सामने बाहर की तरफ कौन आ रहा है? देख लो ध्यान से। ठीक है, डॉट आ रही है ना, तो ये आपको दिखाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाएंगे भाई, इनवर्ड और आउटवर्ड आपको। तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो मैंने आपको स्क्रू रूल समझा दिया, मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल से भी समझा दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप डायरेक्शन का पंगा मत रखना। अब देख लो भाई, यहाँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फिंगर्स कहां जा रही है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है ना, ऐसे ही जाएंगी तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। इस साइड ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ आ रही है, देखो बाहर की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? इस साइड, आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, आउटवर्ड्स होंगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगी, परपेंडिकुलर नहीं प्लेन के। देखो जी, मैंने म्यू नोड के बारे में कुछ ज्यादा आपको बताया नहीं है, परमेबिलिटी बताया है, जिसको मैंने एप्सिलॉन नोड के साथ एसोसिएट किया है। अगर मैं एसोसिएट ही करता हूं इसको, तो भाई इसको मैं ऐसे भी एसोसिएट कर सकता हूं कि म्यू अपॉन म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। ऐसा जैसा कि मैंने परमिटिविटी के बारे में किया था, वैसा ही मैं परमेबिलिटी के बारे में कर रहा हूं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इनटू म्यू आर। दिस इज द थिंग। ये एक छोटी सी बात थी जो बीच में बताना भूल गया था, प्लीज नोट इट डाउन। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो जी, अब है थोड़ा सा डायरेक्शंस के बारे में हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, बाकी तो हमने बातें कर ही ली है लगभग, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। बायोट सावर्ट का लॉ जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद इनकी डायरेक्शंस को देखने में। ठीक है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट तो आपके टिप्स पे आ गया होगा, आई थिंक सो। ठीक है, देखो जी, मैं डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहा हूं और मान लो कि ये इस डायरेक्शन में करंट कैरी करता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूं किसी पॉइंट पी पे, आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा। ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछना चाहता हूं मैं किसी पॉइंट, वो क्यू पॉइंट पे। अब आपके पास एक करंट है, ऐसे ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे है करंट, यानी कि ये करंट कहां आ रहा है? करंट कमिंग आउटवर्ड, डॉट करंट कमिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड्स, करंट कमिंग आउटवर्ड्स के लिए डॉट दिखा दिया, और करंट गोइंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जा रहा है भाई करंट। ठीक है, तो फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? चलो बात करते हैं यार, कोई बात नहीं, हम लड़ जाएंगे आराम से इनके साथ। देखो इसके लिए तो राइट हैंड थंब रूल ही रखो आप। ऐसे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल ऑफ फिंगर कहां जा रही है? अंदर की तरफ। इधर कहां आ रही है? बाहर की तरफ। यानी कि यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहो तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी? अंदर की तरफ। ओके गाइस, अब देखो यहां पे ऐसे फ्लो कर रहा है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल ऑफ फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां अंदर की तरफ और यहां से बाहर की तरफ। बाहर की तरफ तो डॉट पहले बनी पड़ी है,
ये लो जी बाहर की तरफ। ओके, अब देखो जी करंट ही आ रहा है, अब तो करंट की डायरेक्शन में क्या करना है, थंब को रख देना है। देखो भाई आपने क्या कहा कि करंट कमिंग आउटवर्ड, ठीक है ना, करंट कमिंग आउटवर्ड, तो आपके पास डायरेक्शन कैसी बढ़ेगी, ऐसी, ऐसे, ठीक है, यानी कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी बढ़ेगी जी, करंट ऐसे आ रहा है तो ऐसे, ऐसे, यानी कि किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए r डिस्टेंस पे, देन ड्रॉ a tangent, this tangent will represent the direction of magnetic field. ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मजे आ रहे हैं बढ़ के, ठीक है, दोबारा करवा रहा हूं पूरा पूरा चैप्टर, ठीक है, अब बड़े ध्यान से पढ़ना भाई। करंट गोइंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन कैसी रहेगी, घुमा के देख लो यार, उंगलियां कहां घूम रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं, किसी r डिस्टेंस में निकालना है मेरे को मैग्नेटिक फील्ड, करंट गोइंग इनवर्ड्स ऐसे, यानी कि किसी भी पॉइंट पे यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देन ड्रॉ द टेंजेंट, दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स आज आप मेरे को ये बताओगे कि आज की लेक्चर आपको कैसे लगे, ठीक है, अभी बताओ, टाइम बचता है तो हम और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया, मैंने बहुत ही ज्यादा रिजॉल्व करके पढ़ाया आपको, बहुत ज्यादा तोड़ के पढ़ाया मैंने, ठीक है, इसमें डिफिकल्टी आई थिंक, मैं सोचता हूं मैंने नहीं आने दी, फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए, लेक्चर कैसा रहा आज का ये भी जरूर बताइए हमें, ठीक है, मैं देख लेता हूं टाइम कितना बाकी बचता है, टाइम के अकॉर्डिंग हम आगे भी अपनी बातें बढ़ाएंगे। चलो आओ फिर कमेंट बॉक्स में आओ, पहले तो मुझे विद इन 2 मिनट्स आप लोग मुझे ये बताओगे कि आज का लेक्चर कैसा था, इजी लगा कि नहीं लगा, डाउट्स कितने आए हैं आपके, ठीक है, सारी बातें बताओ मुझे। मनिंदर सिंह, अच्छा जी, अच्छा लगा आपको लेक्चर, थैंक यू बेटा। किरणदीप, वेरी इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल। साहिल, नाइस रिवीजन सर, नो डाउट, थैंक यू बेटा। जसलीन, lecture was very interesting. Manreet, it was really interesting. Ayushi, every interesting sir. अच्छा, आकृति, good sir and mark my attendance. अच्छा, ठीक है आकृति, ठीक है बेटा। मंजू, interesting sir. अंशु राणा, very interesting sir, thanks. मनजोत, very interesting. गुरलीन बाजवा, आयुषी, अच्छा, गीतांशी, ऐश, गोरी, चलो बहुत बढ़िया। प्रशांत शर्मा, आज प्रशांत तुम लेट आए हो क्या क्लास में बेटा, शायद मैंने सुबह नोटिस नहीं किया तुम्हें, शायद। नेहा बीजू, वेरी इजी लेक्चर सर, एंजॉयड ए लॉट, थैंक यू नेहा, थैंक यू बेटा। अच्छा, तो यानी कि लेक्चर आपको इजी लगा प्रशांत, नहीं सर स्टार्टिंग से था, अच्छा, मैंने थोड़ा नोटिस नहीं किया होगा, शायद, हो सकता है बेटा, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ भाई बच्चों, हमारे पास बचती है लास्ट के 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स में एक छोटा सा लेक्चर और कर डालते हैं यार, क्यों झंझट छोड़े बार, ठीक है, अपनी क्लासेस, रिवीजन क्लासेस आज की है, कल की है आपकी, फिर आगे फ्राइडे सैटरडे ही मिलेगी आपको रिवीजन, तो क्यों ना हम एक आर्टिकल और निकाल लेते हैं, लगे हाथों एक आर्टिकल और उड़ा देते हैं, दैट आर्टिकल इज आल्सो वेरी इजी एंड आई थिंक यू हैव कवर्ड दैट वन इन क्लास 10th क्लास में आपने वो कवर भी किया हुआ है, तो हम उस पर चर्चा कर देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि यार उस पे ना बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, है ना, चलो फटाफट करते हैं आप इसको, हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट as force experienced by a charged particle when placed in uniform magnetic field। जितनी लंबी इसकी स्टेटमेंट है उतना ये डिफिकल्ट है नहीं, when placed in uniform magnetic field,
देखो बच्चों काफी इजी आर्टिकल है ये, और इजी है तभी मैं आपको आज ही इसे कवर करवा रहा हूं। कोशिश करूंगा मैं कवर करने की, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए तो प्लीज संभाल लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है जी। फोर्स मुझे निकालनी है एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो जी कैसे, फटाफट से डायग्राम बनाता हूं मैं। ये मैंने ले ली 3 एक्सिस। अरे यार